नमस्कार बच्चों, आईसीटी क्लासेस में स्वागत है आपका। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में हम आ गए थे कार्बन के अपरूपों पर। कार्बन के अपरूप की परिभाषा हमने पढ़ ली थी और हीरा हमने पढ़ लिया था। हीरा की संरचना हमने पढ़ ली, हीरा के उपयोग हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी हमने ग्रेफाइट के बारे में कुछ जानकारी ले ली थी कि पेंसिल होती है, पेंसिल में पाया जाता है, जो लिखने की पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। कुछ ग्रेफाइट के गुण भी हमने पढ़ लिए थे, काला होता है, मुलायम होता है और चमकीला होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं, एक कार्बन के साथ 3 अलग कार्बन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट पढ़ना था और इसकी क्या पढ़नी थी हमें, संरचना। देखिए ग्रेफाइट की संरचना हम कैसे बनाएंगे। एक बार तो मैंने बना दी थी, अब और बता देता हूं आपको, आप क्लियर समझ जाएंगे। हीरे की संरचना हमने बना ली थी, आपको आगे होगी। हीरे की संरचना बुक से बनाना थोड़ा मुश्किल है, जो बताया तरीका बहुत आसान तरीका था। इसके बाद ग्रेफाइट संरचना देखिए। ग्रेफाइट में 60 कोणीय बलाएं होती हैं, हेक्सागोनल। तो एक आप इधर से बले बना लें, हेक्सागोनल बले, जिसके कुल 6 भुजाएं हों। 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। दूसरी बले बना ले इसके नीचे, 1 2 3 4 5 और एक इधर है ही ऊपर वाली 6। देखो 1 2 3 4 5 6, एक कॉमन हो गई, 2 हो गई और एक बले और बना दे। ये ज्यादा भी हो सकती है, हम क्या संरचना बनाने के हिसाब से समझ रहे हैं कि हमें आसानी संरचना बन जाए। ज्यादा होती है, खूब लंबी चौड़ी बलाएं होती हैं। यहाँ पे टोटल 6 भुजाएं बना दें। देखो 1 2 3 4 5 और 6 भुजा वाला बन गया। ऐसा ही नीचे बना दें। अब हम इसको फिसलता हुआ बनाएंगे। फिसलता हुआ बनाने के लिए क्या होगा, इधर हमने 2 बनाए और इधर 1 बनाया, तो इसका उल्टा बना देंगे। इधर की साइड, इसके सीध में आप 2 बना दें, इसकी सीध में आप 1 बना दें, जिससे फिसलता हुआ दिखेगा। देखो एक और ये दूसरी बले, एक इधर बना दे, 2 बले इधर हो गई और एक बले, एक रिंग इधर हो गई। वो वही 6 भुजाओं की बनाई हमने। टोटल 6 कार्बन है इनके अंदर। देखो इनमें क्या होता है, यहां तो सहसंयोजक बंध है, ये तो ये तो मजबूत होते हैं और ये सहसंयोजक बंध होते हैं। एक परत और दूसरी परत के बीच में जो 2 परतें हैं, इन 2 परतों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। यहां पर जो होगा वो दुर्बल बल पाए जाएंगे दोनों के बीच में। इस तरह से दोनों परतों के बीच में 2 परतें हैं, ये लगी हुई हैं। देखो ये 2 परतें हैं। जैसे इस परत, ये परत वही हेक्सागोनल वाली है और ये वाली है। दोनों परतों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये परतें एक दूसरे के ऊपर आराम से खिसक सकती हैं। तो हम इनको खिसका खिसका करके और कागज पे उतारते जाते हैं, तो कागज पे इससे लिखने में आता जाता है। तो इस तरह की संरचना है। इस संरचना में खास बात हमने देखी थी कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का कैसा है, बताइए विद्युत का कैसा है। बिल्कुल सही, सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, विद्युत का चालक है। और हीरा कैसा है, कुचालक, क्योंकि हीरा में एक कार्बन के साथ अन्य 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। वहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो ये एक कार्बन हम चेक करते हैं। इस कार्बन को हमने पढ़ रखा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता कार्बन की 4 का मतलब इसके आयतन कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4। कहां पर, वाह्यतम कोश में। क्योंकि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उसकी संयोजकता तो 4 होंगे। अब देखिए इसके वाह्यतम कोश में ये कार्बन में बना देता हूं, यहां पर एक कार्बन मैंने बना दिया। इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया,
जिसका बंधन नहीं हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां मैंने मान लिया, तो इस एक इलेक्ट्रॉन का बंधन नहीं हुआ तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अबंधित इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अबंधित इलेक्ट्रॉन। और ये अबंधित इलेक्ट्रॉन एक परत से दूसरी परत में मूवमेंट कर सकता है, यहां से यहां आ सकता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत कैसा होता है, सुचालक। हमने वहां लिखा भी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये संरचना, अबंधित इलेक्ट्रॉन और विद्युत का सुचालक, ये चीज आप बना लें। बन गया। अब आगे देखिए आप ग्रेफाइट की संरचना के बारे में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ग्रेफाइट की संरचना। इसमें षटकोणीय बलय एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परतदार संरचना का निर्माण करती हैं। लिखते जाएं। ग्रेफाइट की दो परतों के मध्य दुर्बल बंधन पाया जाता है एवं इनके बीच दूरी अधिक होती है, जिसके कारण एक दूसरे पर फिसल सकती है। बताया था अभी, एक दूसरे पर फिसलती हैं, तभी ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में भी काम आता है। ये लुब्रिकेंट्स जैसे ऑयल वगैरह हम काम में लेते हैं तो उसके जैसे भी ये काम में आता है। भारी मशीनरी होती है, इसमें ज्यादा ताप उत्पन्न होता है, वहां काम आता है। तो संरचना के दोनों बिंदु नोट कर लें। आगे ये संरचना कल समझा दी थी मैंने। ग्रेफाइट का मॉडल, अगर ग्रेफाइट का मॉडल आपकी प्रयोगशाला में लैब में है, वहां पर आप उसको जोड़ के देख लें। मैं एक दिन यहां भी आपको दिखा दूंगा उसको जोड़ के कैसे जोड़ना है। इसमें देखो ऊपर वही हेक्सागोनल बलय हैं, रिंग्स हैं। ऊपर ऊपर देखिए, यहाँ पर एक ये बलय ये है, एक इसके बगल में है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, और एक ये और एक ये। इस तरह से इधर ऊपर ये बलय है, फिर नीचे ये बलय है, और फिर उसके नीचे भी बलय है, और इनके बीच में ये दुर्बल बंधन दिखाया हुआ है। दो बलयों के बीच में इनकी दूरी अधिक है, तो ये आराम से आगे पीछे फिसल सकती हैं। ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद अगला हमारा ग्रेफाइट के उपयोग क्या क्या है, आप इनको लिख लें। पूछे जा सकते हैं ग्रेफाइट के उपयोग लिखिए। लिखने की पेंसिल में काम आता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग है शुष्क स्नेहक के रूप में उच्च ताप उत्पन्न करने वाली मशीनों में। भारी मशीनें हैं जहां पर अधिक ताप उत्पन्न होता है, जब उन मशीनों से काम लिया जाता है तो वहां पर इसको शुष्क स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, उन पार्ट्स के बीच में रगड़ होती है, उस रगड़ को कम करने के लिए। जैसे हम ऑयल काम में लेते हैं गाड़ियों में, तो ऑयल क्या करती है, दो पार्ट्स के बीच में रगड़ जो हो रही है उसको कम करना, उन दोनों के बीच में ही आ जाता है, जिससे वो जल्दी एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट कर सकती हैं, या हम ऐसे कहें कि घर्षण को कम करने के लिए। अगला है विद्युत का सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड होते हैं उनको बनाने में काम आता है। अगला है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में।
नेक्स्ट है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। मंदक क्या होता है कि परमाणु भट्टी में जो न्यूट्रॉन से उत्पन्न हो रहे हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है, जिससे विखंडन की जो क्रिया है वो मंद पड़ जाती है, विखंडन की क्रिया कम पड़ जाती है। ये इसके उपयोग हैं। आगे आता है फुलरीन। अगला हमारा टॉपिक है, अगला कार्बन का जो अपर रूप है वो है फुलरीन। देखिए फुलरीन के बारे में, फुलरीन में देखिए एक वैज्ञानिक थे या जिसको वास्तुकार, उनका मेन पेशा वास्तुकार था, उन्होंने इसकी खोज की थी और उनके नाम पर ही इसका नाम फुलरीन पड़ा। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अमेरिकन वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ा। नाम क्या था उनका? बकमिंस्टर फुलर। इसकी संरचना फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल की जो गेंद होती है उसकी तरह इसकी संरचना होती है। लिखते जाएं साथ के साथ, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। नीचे देखो दिख रही है, यहां पर दिखाई रखी है, ये गेंद जैसी होती है ना, इस तरह से इसकी संरचना होती है फुलरीन की। फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं। 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं या उससे अधिक होते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी 60 वाला होता है। 60 कार्बन परमाणु वाला फुलरीन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ये गोल गुम्बद के समान, गुम्बद होता है मंदिर के ऊपर जो बना होता है गोल गुम्बद, उसके समान दिखाई देता है ये फुलरीन। सर्वाधिक स्थायी 60 कार्बन परमाणु वाला अणु होता है जिसे बंकमिस्टर फुलरीन कहते हैं। इसे C16 भी लिखते हैं, C और नीचे 60 लिखते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं। आगे देखिए इसकी संरचना। C16 बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना ही पढ़ रहे हैं हम, सबसे ज्यादा स्थायी वही होता है और हमें पढ़नी भी वही है। देखिए इसके बारे में, C16 की संरचना, C60 की संरचना, यह सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। सर्वाधिक स्थायी होता है, इसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। पढ़ ली हमने पहले दोनों बातें। इसके बारे में आ जाए तो आप ये 2 पॉइंट से लिखें। तीसरा पॉइंट है कि इसमें कुल 32 फलक पाए जाते हैं। कुल 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 तो होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। षटकोणीय का मतलब है उसकी बजाय तो होती है 6 और जो 12 है उनकी बजाय होती है 5। अब देखो इसमें एक चित्र दिखाया हुआ है, बनाना नहीं है आपको ये चित्र, इसको आप समझ लें। देखिए ये यहां पर बनी हुई है, पेंटागॉन लिखा हुआ है, पेंटागॉन। पेंटागॉन, गॉन का मतलब होता है पंचकोणीय। ये तो 5 कोण वाली है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी तो 5 भुजाएं। हेक्सागॉन, इसकी 6 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको बनाना नहीं है इसको, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसमें कुछ फलक तो षटकोणीय होते हैं और कुछ पंचकोणीय होते हैं। उनकी संख्या है 20 और 12 और कुल कितने हो गए? 32 फलक C60 में। आगे देखिए इसमें ये जो गोला दिखा रखा है, ये लिखा हुआ है कार्बन एटम, ये कार्बन का परमाणु है, कार्बन परमाणु गोला दिखा रखा है ये। और ये जो बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड है? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ये है फुलरीन की संरचना। आगे देखिए इसी में फुटबॉल नुमा संरचना के कारण इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। ये उसी की चल रहा है, बकमिस्टर फुलरीन का ही है। अगला पॉइंट है फुटबॉल नुमा संरचना के कारण इसे बंकी बॉल भी कहा जाता है। अगला इसका मुख्य गुण है यह विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कैसी होती है? कुचालक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला है
यह कार्बन कार्बन के मध्य की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रम होती है। इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच की लंबाई 1.40। और देखो इसमें एक संरचना दिखा रखा है, ये तो बिल्कुल फुटबॉल जैसे लग रहा है। ये वाली संरचना तो बिल्कुल सेम फुटबॉल की तरह, फुटबॉल जैसे उसमें जॉइंट्स होते हैं ऐसे। तो ये दिख रहा है यहाँ पर बीच बीच में ये जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग। और दो ही चीजें देखो, ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 और ये पेंटागन वही 20 और 12, ये हेक्सागोन बन रहा है यहाँ पर। और ये देखिए ये पेंटागन बन रहा है। तो दो तरह के हैं, हेक्सागोन भी है और पेंटागन भी है। तो ये है फुलरीन। फुलरीन के उपयोग देखो हर स्लाइड पर आपको फुलरीन संरचना दिख रही है, तो आप आराम से समझ गए होंगे फुलरीन कैसा होता है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग आणविक बेयरिंग बनाने में पहला उपयोग। दूसरा है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, गैस से अशुद्धियों को हटाने में काम आता है। और तीसरा इसका उपयोग है उच्च ताप पर यह अति चालक होता है, तो इसका उपयोग चालकता के लिए भी किया जा सकता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि विद्युत का कैसा है, देखो पिछली बार दिखाया था आपको विद्युत का कैसा है, कुचालक, कुचालक बताया था। और यहां पर आ गया अतिचालक। ये शब्द अतिचालक कहां से आया, कैसे होता है, ये लिख लिया आप, लिख लो आप और एक बार, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं आपको। अब देखिए इस शब्द को समझ लीजिए आप, अतिचालक क्या होता है। देखो हमने सुचालक पढ़ लिया, कुचालक पढ़ लिया, ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अब अगला शब्द आया हमारे सामने अतिचालक। देखिए हम ओम का नियम पढ़ेंगे, एक ओम के नियम में हम पढ़ेंगे कि V समानुपाती I, जो विभव है वो धारा के समानुपाती होता है, किसी तार के सिरों पर लगाया गया। और इसको जब हटाएंगे तो V बराबर IR, यहां पर एक सिंबल आएगा R, ये होता है प्रतिरोध। हल्का हल्का समझा रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज स्ट्राइक करेगी और तुरंत याद होगा चीज। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो वहां कोई बाधा आ जाए, कोई ब्रेकर आ जाए, कोई और आ जाए, वो होता है प्रतिरोध। तो इसके अंदर सुचालक में भी प्रतिरोध होता है और कुचालक में भी प्रतिरोध होता है। अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो यहां पर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा, यहां पर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुचालक में बहुत ज्यादा प्रतिरोध पाया जाता है, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता। इसी प्रकार से जो अतिचालक होता है उसमें प्रतिरोध की मात्रा बहुत 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 कम होती है, वो धारा का प्रवाह स्मूथली होने देता है। इसका मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसे चालक जो धारा प्रवाह के मार्ग में अत्यंत कम बाधा उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं अतिचालक पदार्थ होते हैं वो। तो कुछ पदार्थों का ताप बढ़ा करके और कुछ पदार्थों का ताप कम कर करके उनको अतिचालक बनाया जा सकता है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर लें, बाकी समझने की चीजें दोबारा आएगी, ये एक बार और आएगी, चिंता नहीं करनी है आपको। और इसके बाद छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारे जो सिलेबस में है, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर है, कुछ 4-5 अंतर हैं। उन अंतरों को लिख लेते हैं और लिखते ही समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए स्क्रीन पर ही देखें आप। देखिए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, सारे अंतर ये चीजें बीच में पढ़ चुके हैं, सारी मैंने एक जगह लिख दी है। इनको आप नोट कर लें, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहला भौतिक अवस्था, हीरा रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। ग्रेफाइट का रंग काला होता है, अपारदर्शी होता है और चमकदार होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे कांच दो तरह का होता है, एक कांच जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं और एक जो खिड़की वगैरह में लगा रहता है, तो उसके तो हम आर पार देख लेते हैं। और वो दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो पारदर्शी नहीं होता। रंगहीन, पारदर्शी, काले रंग का, अपारदर्शी, चमकदार। दूसरी चीज है संरचना। हीरा चतुष्फलकीय है, ग्रेफाइट षटकोणीय तथा परतदार। विद्युत चालकता हमने अच्छी तरह पढ़ ली, कठोरता हमने अच्छी तरह पढ़ ली, और विशिष्ट घनत्व का मान है जिसको आप नोट कर लें। लास्ट पॉइंट, विशिष्ट घनत्व। हो गया। चलिए अब आगे देखिए। आगे हमारा अगला टॉपिक है कार्बन एवं उस कार्बन के उपयोगी यौगिक। कुछ यौगिकों का अध्ययन करना है जो हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले है फ्रेऑन। देखो फ्रेऑन क्या होते हैं? फ्रेऑन होते हैं जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। तो आप लिख लें पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन फ्रेऑन कहलाते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन फ्रेऑन कहलाते हैं। ये तो होगी फ्रेऑन की परिभाषा कि फ्रेऑन क्या है, बनाने की विधि, बनते कैसे हैं। देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर CCl4 पर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक है की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रेऑन का निर्माण होता है। देखिए मैंने क्या बोला, जो यहां मैं पहले अभिक्रिया लिख रहा हूं
और अभिक्रिया से ही उसकी भाषा लिखी जाएगी, जिससे आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। देखिए बनाने की विधि, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की अभिक्रिया करवानी है HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में। जब हम इस अभिक्रिया को करवाएंगे तो क्या बनेगा? CCl3F। देखो यहां पर चार क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर कौन आ गया? फ्लोरीन आ गया, F आ गया। एक क्लोरीन प्रतिस्थापित हो गया फ्लोरीन से, और यहां से देखिए एक फ्लोरीन गया, तो इस F की जगह पे कौन आ जाएगा? यहां से Cl आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस HCl। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये है फ्रेऑन। अगर इसका नाम लिखा जाए यूपीसी नाम, तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो एक कार्बन है इसलिए मेथेन। ये तो फ्रेऑन कॉमन नेम हो गया और ये आईयूपीसी नाम हो गया। और वो हाइड्रोजन क्लोराइड। अभिक्रिया लिख लें। अब इसकी लिखे भाषा, इसी अभिक्रिया की भाषा लिखेंगे। तो देखो भाषा के लिए अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, आपको अभिक्रिया याद हो गई, CCl4 का नाम पता है, HF का नाम पता है, उत्प्रेरक का नाम पता है, और इस उत्पाद का नाम पता है, और ये साइड उत्पाद है। देखिए कैसे लिखेंगे, भाषा लिखनी है। जब ये क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ उत्प्रेरक एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? फ्रेऑन बनता है। ये लो, तो ये इस भाषा को लिखने में कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने ये याद कर ली तो। लिख ले आप इसको भी।
ये हो गया। तो ये है फ्रेऑन बनाने की विधि, फ्रेऑन कैसे हम बना सकते हैं। अगला आता है फ्रेऑन के नामकरण। इनका नाम कैसे लिखते हैं और नामकरण ही क्या है हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। देखिए फ्रेऑन का नामकरण, बहुत ही सिंपल तरीका। क्या करना है, इनके नामकरण का तरीका सेट किया हुआ है। फ्रेऑन एक्स वाई जेड, इस आधार का नाम दिया जाता है फ्रेऑन एक्स वाई जेड। क्या क्या है देखिए, हमने एक फ्रेऑन देखा, उसमें क्या था, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये थे। और हमने पढ़ा कि फ्रेऑन एल्केन के व्युत्पन्न है, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन है, क्या क्या होगा इसमें, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, पॉलीक्लोरो और फ्लोरो, क्लोरीन भी होगी और फ्लोरीन भी होगी क्लोराइड के रूप में, और ये फ्लोराइड के रूप में। तो देखिए यहां पर क्या सेट किया गया कि जो एक्स है का नामकरण फ्रेऑन एक्स वाई जेड के आधार पर देते हैं। देखिए जहां एक्स क्या है, एक्स है अणु में उपस्थित, फ्रेऑन में उपस्थित, किसका अणु है, फ्रेऑन का उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। वाई है फ्रेऑन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1। पहले कार्बन की फिर हाइड्रोजन की, और इसके बाद आता है जेड। जेड है फ्रेऑन में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। हमने देखा कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा। हमें क्लोरीन की संख्या का यहां पर कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है। क्लोरीन की संख्या वो सिर्फ संयोजकता पूरा करने के लिए ही है। उदाहरण देखिए, अगर मैं उदाहरण ले लूं CFCl3, CFCl3, देखिए ये एक उदाहरण है फ्लोरीन का, और हमें अब इसका नाम लिखना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझें, एक बार में आप नाम लिख देंगे। तरीका आधार क्या है, फ्रेऑन एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर फ्रेऑन एक्स वाई जेड, ये तो हमारा आधार हो गया। अब हमें पता करना है कि यहां पर एक्स कितना है, वाई कितना है और जेड कितना। देखिए पता करते हैं। एक्स बराबर क्या होता है, कार्बन परमाणु संख्या -1। कार्बन कितने हैं इसमें, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, ये तो Cl है। कितने कार्बन है, 1। 1 - 1 बराबर 0। तो x तो 0 आ गया, x का मान आ गया 0। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या इसमें, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। y का मान निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन 0 + 1 बराबर 1, तो y का मान आ गया 1। फ्लोरीन,
जेड संख्या, जेड क्या होती है? फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन कितने हैं इसमें? एक, तो एक, तो जेड का मान आ गया एक। अब इसका नाम क्या बन गया देखिए आप, फ्रेऑन 1, जीरो को हम लिखेंगे नहीं, आगे कोई मतलब नहीं है, 1 1, ये इसका नाम हो गया फ्रेऑन 1 1। तो इस तरह से हम फ्रेऑन का नाम देंगे, आप इसको लिख लें। जिसने लिख लिया हो वो अगला उदाहरण कर ले, C2F2Cl4। C2F2Cl4, इसका नाम लिखे जिसने कर लिया हो, बाकी लिख लें आप। चलिए देखो, ये उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, इसका नाम सेम तरीका है बिल्कुल। सबसे पहले क्या लिखा है? फ्रेऑन, फ्रेऑन है तो सेम ही होगा। फिर देखिए कार्बन कितने हैं? 2, 2 में से 1 माइनस करना है, कार्बन परमाणु संख्या -1, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 2 - 1 बराबर 1, 1। हाइड्रोजन है क्या कोई इसमें? नहीं है, 0 + 1 बराबर 1, 1। फ्लोरीन कितने हैं? 2, 2 का 2, ये नाम हो गया इसका फ्रेऑन 112। आसान तरीका। अगला देखिए, C2F3Cl3, क्या नाम होगा उसका? हाँ बिल्कुल सही, क्या नाम होगा? फ्रेऑन 113। ये हो गया फ्रेऑन का नामकरण। अब आते हैं हमारे फ्रेऑन के उपयोग, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।